तो हेलो बच्चों। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हमारी टीम आपको 5 जून के शुभ अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर, आपको एक कंप्लीट पैकेज विश्वास बैच के रूप में 3 मंथ्स का कोर्स ला के देगी और फिर उसके बाद 6 मंथ्स का कोर्स लेकर के देगी। तो हमसे आप आशा करेंगे, फिजिक्स का आशा करेंगे। तो हम आज जो कंटेंट डालने वाले हैं वह इस एपिसोड में यानी विश्वास बैच के माध्यम से इस कंटेंट को कोई भी बच्चे जो 9, 10th, 11, 12th या फिर उसके बाद की तैयारी करते हैं, कंपटीशन सेक्शन का करते हैं, तो वो सब देख सकते हैं। वो एक कंप्लीट सेक्शन फिजिक्स को लेकर के है, उसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलता जाएगा। तो हम आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि हम आपको बोले थे कि आपको हम जो देने वाले हैं बीटीएस विश्वास बैच फिजिक्स, आज का एपिसोड 1 है। यानी कि विश्वास बैच जो बीटीएस के द्वारा दिया जाएगा उसमें फिजिक्स का ये एपिसोड 1 है, जिसमें आपको दिया जाएगा ईसीएस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ईसीएस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं, इसको जल्दी से आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें, समझ सकें। अगर हमारा एनर्जी आपके लिए जा रहा है तो आप अपनी एनर्जी को लगाइए कि आपके कलिंग से इससे फायदा उठा सकें, हमारा मनोबल बढ़ा सकें। आपका उत्साह मेरा उत्साह है और हमारा उत्साह अगर ठीक रहे तो आपके सपनों को पूरा करने में हमारी टीम कोशिश करेगी, आपको एक मुकाम तक ले जाएगी। तो धीरे धीरे हम आपके बीच आएंगे, धीरे धीरे प्यार को पन पाएंगे। वो एक गाना है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हालांकि हम कोई गायक नहीं है, बाथरूम सिंगर टाइप के हैं, तो थोड़ा मोड़ा चलता है, ज्यादा आशा नहीं रखना। हमसे आशा रखिए फिजिक्स का। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं ईसीएस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आप फिजिक्स के 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको वाजिब में 2 चैप्टर्स में मिलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन हम आपको 4 चैप्टर्स में इसको बांट करके दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, ईसीएस, उसमें आपको 4 पार्ट में है ये। तो पार्ट 1 जो है ये आपका है। अब अगर बात करना चाहें, ये आपका पार्ट 1 है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, ये आपका पार्ट 1 है। इसमें आपको पढ़ना है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये पढ़ना है। अंग्रेजी में इसको बात करें तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरे पार्ट या दूसरे अध्याय में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव, यानी कि विद्युत विभव से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे और विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में यानी कि अध्याय 3 में अगर बात करें तो गॉस प्रमेय या गॉस प्रमेय इसको बोलते हैं। तो गॉसेस थ्योरम अगर बात करते हैं तो ये बोलते हैं, या गॉसेस लॉ बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए, तो ये पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र एवं संधारित्र क्षमता या धारिता, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स आपके लिए हैं। तो बारी बारी से हम लोग नीचे उतरेंगे, गोता लगाएंगे और गोता लगा करके समंदर की गहराई से मोती निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं उस पड़ाव में, अगले टॉपिक में। तो आपका जो पहला टॉपिक है यानी पहला अध्याय है वो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। मतलब इसके अंदर हम लोग आवेश से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड पढ़ेंगे, और इस दोनों के बीच में और भी कई कड़ियां हैं, कई टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे आइए, आपको हम दिखा रहे हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दैट मीन्स कि विद्युत आवेश को हम केवल आवेश भी कहते हैं, विद्युत आवेश कहिए या आवेश कहिए एक ही बात है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आवेश कहते किसको हैं? तो आवेश जो है ये हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब होगा जब वस्तु रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है, ठीक है, और इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बी पर चला गया, तो इसका मतलब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह हो जाता है पॉजिटिव, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है वह हो जाता है निगेटिव, ठीक है। अब कहता है कि अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आया तो दोनों पे चार्ज आया, अगर नहीं जाता तो चार्ज नहीं आता। तो अब कहता है कि याद रखिएगा कि आवेश जो है एक भौतिक राशि है, आवेश जो है एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि उसको बोलते हैं जिसको हम आसानी से माप सकते हैं
हैं, देख सकते हैं या कम से कम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि है तो आवेश जब पैदा हो गया इस पर, इसका मतलब इसको हम माप सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि भौतिक राशि, ये आवेश जो है एक भौतिक राशि है, इसको हम लोग माप सकते हैं और मापने के लिए कई पैमाने का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति सबसे पॉपुलर है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि आवेश क्या है, अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं आवेश वह भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। किसके ट्रांसफर से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। अब कहता है इसका सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है। एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। इसको हम क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल सी से करेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ईएसयू। ईएसयू का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब कहता है दोनों में क्या रिलेशन है, तो एक कूलम्ब में 3 गुने 10⁻⁹ ईएसयू होता है, यानी कि एक कूलम्ब जो है वह 3 गुने 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर होता है। अब कहता है कि एक ईएसयू कितने कूलम्ब के बराबर होता है, तो यदि एक ईएसयू निकालना होता है इसको इसके बटा में भेजते हैं, तो 1/3 और 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। इसका मतलब 1 ईएसयू बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। इसकी बीमा क्या होती है, एटी या आईटी, और ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब कहता है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश आ जाए, सपोज कीजिए कि ये ए था और ये बी था, अगर ये ए था और ये बी था, तो कहता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इस पर गया था तो ये हो गया था पॉजिटिव और ये हो गया था निगेटिव। तो जब किसी पिंड पर आवेश उत्पन्न हो जाए, ये इसके पास कुछ गुण आ जाते हैं, और वो उसमें से बेसिक गुण क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। तो बेसिक गुण 3 है, आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें से बेसिक गुण क्या है, यह बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है, बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। अब ये क्या कह रहा है, सो देखिए, मतलब कि सपोज कीजिए कि ये अगर कोई वस्तु है, इस पर हम पहले लाए +2 कूलम्ब चार्ज, फिर इधर से दे दिए -5 कूलम्ब चार्ज, फिर इधर से दे दिए +2 कूलम्ब चार्ज। तो अब टोटल कितना इस पर चार्ज मौजूद है, सो देखिए, इसको बोलते हैं क्यू नेट। क्या बोलते हैं इसको, क्यू नेट। तो ये +2 कूलम्ब है तो +2 कूलम्ब लिखेंगे, -5 कूलम्ब दिए तो -5 कूलम्ब लिखेंगे, +2 कूलम्ब दिए तो +2 कूलम्ब लिखेंगे, यानी कि 2 2 4, इसमें से 4 घटेगा तो -1 कूलम्ब। तो क्या देखे कि माइनस वाला ज्यादा था तो माइनस लिखे, प्लस वाला ज्यादा रहता तो प्लस में आता। इसी नियम को तो हम बोलते हैं बीजगणितीय योग नियम। इसका मतलब है कि आवेश किस नियम का पालन करता है, बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। अब कहता है यह क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है, क्वांटमीकरण सिद्धांत का। तो यानी क्वांटमीकरण क्या है, ये चीज दिमाग में आना चाहिए। तो क्वांटमीकरण क्या है ये हम जस्ट आगे बताएंगे, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो सीधा अभी याद रखिए कि आवेश किस सिद्धांत का पालन करता है, क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है। और यह संरक्षण सिद्धांत का भी पालन करता है। अब कहोगे सर संरक्षण सिद्धांत क्या है, ये भी आगे हम तय करेंगे, आगे पढ़ाएंगे। तो सीधा सोचिए कि आवेश के बेसिक रूप से 3 गुण हैं, बीजगणितीय योग नियम का पालन, क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन और संरक्षण सिद्धांत का पालन। तो 3 चीजों का यह पालन करता है। और भी गुण है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए वापस आते हैं, अगले पेज में आते हैं। अब कहता है क्वांटमीकरण सिद्धांत को जानने से पहले हम कुछ नोट देखेंगे। नोट मतलब हो गया याद रखने योग्य बात। आप कुछ याद रखिए नहीं रखिए, इसको कम से कम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काफी काम आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी काम आएगा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी कि अगर कोई वस्तु है और उस पर चार्ज आया है तो मिनिमम जो है वो चार्ज आएगा, उससे कम हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आएगा वो आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल कहता है कि न्यूनतम आवेश कितना होता है, इतना होता है। अब कहता है उसी को हम बोलते हैं एक इकाई आवेश। न्यूनतम आवेश जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक इकाई आवेश। यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश का परिमाण होता है उसी को हम बोलते हैं एक इकाई आवेश, यानी एक क्वांटम आवेश भी कहते हैं उसको। अब कहता है कि एक क्वांटम आवेश को हम लोग 1e से भी निरूपित कर सकते हैं। और 1e को हम लोग कितना बोलते हैं कूलम्ब में, यानी एसआई में कितना बोलते हैं,
1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और ESU में जो होता है वह होता है 4.8 गुना 10 का पावर माइनस 10 ESU। कैसे आएगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल रट्टा मार लीजिए। एक इकाई आवेश या एक क्वांटम आवेश SI में इतना होता है, CGS में इतना होता है। रट्टा मार लीजिए, काम चल जाएगा। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का CGS और SI में क्या संबंध है, तो दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट। ये एक वस्तु है जिस पर प्लस चार्ज है, ये दूसरा कोई वस्तु है जिस पर माइनस चार्ज है, ये कोई वस्तु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है। धनावेशित किसको बोलते हैं, जिस पर प्लस की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ऋणावेशित किसको बोलते हैं, जिस पर माइनस की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। इसका मतलब है ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, और ये उदासीन है। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसी को हम बोलते हैं कि यह उदासीन है। अब कहता है कि प्रोटॉन जो है यानी कि प्लस जो है वह प्रोटॉन को इंडिकेट करता है और माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोशिश करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवेशित वस्तु को समझने का, वो देखते हैं क्या है। अगर धनावेशित है तो कंफर्म है कि प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। Np इज ग्रेटर देन क्या होगा, Ne। दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, Ne इज लेस देन क्या होगा, Np। ठीक है, अब आइए अगर ऋणावेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ धनावेशित था तो प्रोटॉन ज्यादा था। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या लिख सकते हैं, Ne इज ग्रेटर देन Np और Np इज लेस देन Ne। अब कहता है कि अगर उदासीन है तो Np बराबर क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। अब आते हैं वापस आगे, इस पॉइंट्स को देखिए क्या कह रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई वस्तु मान लो A है, कोई वस्तु B है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो मान लीजिए A से B पर होता है, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। तो जब ये आवेशित हो गया है तब कहता है कि इसके द्रव्यमान में कमी आ जाता है और इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। क्यों ऐसा हुआ भाई, तो कहता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा ये होता है लगभग 9.11 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये वास्तव में बहुत कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ना के बराबर है, 0 मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ न कुछ है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया है तो कुछ द्रव्यमान लेके यहां गया होगा, इसका मतलब इसका द्रव्यमान पहले जितना था उससे क्या होगा, कमेगा। और कुछ द्रव्यमान लेके यहाँ आया है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान सामान्य से क्या होगा, कम होगा, और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान सामान्य से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, आवेश की उपलब्धता। मतलब कि अगर हमारे आसपास में 3 तरह की वस्तुएं होती है, जैसे चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक किसको कहते हैं, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब। कुचालक जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये सब। अर्धचालक जिसमें थोड़ा थोड़ा धारा प्रवाहित हो, आंशिक रूप से धारा प्रवाहित हो, उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। तो हम यहाँ पर इन दोनों की बात कर रहे हैं, अभी इसको हम काट दे रहे हैं। तो अगर कोई चालक पदार्थ है, मतलब लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब है, अगर उस पर हम चार्ज देना चाहते हैं, चार्ज लाना चाहते हैं या चार्ज उस पर आएगा तो कहाँ रह सकता है, तो कहता है वो केवल कहाँ रहेगा, पृष्ठ पर। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए तरबूजा है, तरबूजे के आकार का सोना का गोला बना लिए, तो सोना का गोला बनाए तो चार्ज अगर उस पर डेवलप भी होगा तो कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर मटेरियल में नहीं रह सकता है। जिस तरह से तरबूजे के अंदर बीज है तो बीज की तरह आवेश नहीं हो सकता है, वह उसके अंदर में है, लाल टाइप का है तो वो अंदर में है, तो पृष्ठ पर रह सकता है, धातु है तब। लेकिन अगर वह कुचालक है, जैसे ये कुचालक है, तो कहता है कि उसके पृष्ठ पर भी रह सकता है और अंदर मटेरियल में भी रह सकता है, जैसे बीज टाइप का फैला होता है तो उसी तरह कुचालक में रह सकता है। लेकिन ऐसे सुचालक में, मटेरियल में नहीं रह सकता है, वो केवल कहाँ रहेगा, पृष्ठ पर। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं आगे चल करके देखते हैं आवेश का कुछ और भी एक्टिविटी है, जो गुण है ये आपको दिख रहा है। जैसे अगर हम बात करना चाहें थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ का क्या कह रहा है, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। जस्ट मिनट। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्थिर आवेश अगर है तो वो केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, ई वेक्टर से। मतलब एक चार्ज है Q जो रुका हुआ है, एक चार्ज Q है जो रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब क्या, कि मान लीजिए कि ये कोई पेन है, यानी कि वस्तु है, इस पर हम क्या किए, 5 कूलम चार्ज दे दिए। अब कहता है कि ये रुका हुआ है, गेंदुम टाइप का। अब ये रुका हुआ है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी क्या मानते हैं, 0। वेग क्या मानते हैं, 0। इसका भी क्या होता है, 0। तो अगर ये स्थिर आवेश है, वेलोसिटी 0 है, तो वह केवल क्या उत्पन्न
करेगा? विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर। ठीक है, अब आइए नियत गतिशील आवेश अगर है तो क्या होगा? नियत गतिशील किसको बोलेंगे? जैसे ये वस्तु है, इस पर हम 5 कूलम चार्ज दे दिए और 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब ना तो वेग बढ़ रहा है ना तो वेग घट रहा है। इसको बोलते हैं नियत गति से गतिशील आवेश। तो नियत गति से गतिशील आवेश है तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं v बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत है, वेलोसिटी नियत है। तो यह दो चीज उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो ई वेक्टर होता है विद्युत क्षेत्र, बी वेक्टर होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न करता है। अब कहता है एक आवेश ऐसा है जो त्वरित है यानी गतिशील है, त्वरित गतिशील है। त्वरित गतिशील मतलब कभी वेग बढ़ रहा है, कभी वेग घट रहा है, कभी वेग बढ़ रहा है, कभी वेग घट रहा है, इसका मतलब उसको बोलते हैं त्वरित आवेश। तो इसी तरह से मान लो कि ये पेन है, इस पर चार्ज दे दिए और ये 5 मीटर से जा रहा था, कभी 6 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 8 हो गया, कुछ भी हो गया, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसको बोलते हैं v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। इस परिस्थिति में ये 3 चीज उत्पन्न करता है, क्या क्या? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आवेश रुका हुआ है तो केवल विद्युत क्षेत्र, नियत गति से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, अगर त्वरित आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों यानी ईएम वेव। अब आगे आते हैं, रेस्ट फोटोन जो होता है वह द्रव्यमान अपरिभाषित होता है, यानी रेस्ट फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इसलिए चार्ज उस पर क्या होता है? 0। अब ये क्या है? रेस्ट फोटोन क्या होता है भाई? मान लीजिए ये कोई ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से प्रकाश निकल रहा है तो कहता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों की बनी होती है, उन छोटे छोटे कणों को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। केमिस्ट्री में इसको क्वांटम भी कहते हैं, कहीं पर ईथर के कण भी कहते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो अभी फिलहाल फोटोन समझिए। हमने क्या कहा? प्रकाश छोटे छोटे कणों की बनी होती है, उन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? फोटोन। अब कहता है कि अगर कोई फोटोन रेस्ट में है, रुका हुआ है, स्थिर फोटोन है, तो कहता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? अपरिभाषित, मतलब द्रव्यमान 0 होता है। तो उस परिस्थिति में उस पर चार्ज क्या होगा? 0। अब कहता है कि ठीक है ये तो फोटोन 0 है, फोटोन कण क्या होता है? तो फोटोन कण बोलते हैं कि जिस पर चार्ज है लेकिन बहुत ही मतलब कि कम द्रव्यमान है। तो जैसे E- फोटोन कण है, E+ फोटोन कण है, प्रोटोन प्लस फोटोन कण है, तो इसके पास द्रव्यमान है, ये सब के पास बहुत कम है। हालांकि सबके पास द्रव्यमान है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, इसलिए इस पर चार्ज है। लेकिन अगर कोई फोटोन रेस्ट में है तो समझ लीजिए कि उसका द्रव्यमान नहीं है, और द्रव्यमान नहीं है तो उस पर आवेश संभव नहीं है। और ये सब गतिशील होता है, और गतिशील है तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो उस पर आवेश है, इसलिए ये क्या है? आवेशित है। तो फोटोन कण का मतलब क्या हो गया? आवेशित है, चाहे वो प्लस हो चाहे वह माइनस हो। क्या कहता है? इससे ये पता चला कि द्रव्यमान नहीं रहेगा तो आवेश नहीं रहेगा, आवेश द्रव्यमान रहेगा तो आवेश रहेगा। इसका मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब अगर आगे बात करते हैं तो क्या होता है? अब एक VVI इंपॉर्टेंट अगर बात करें न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, जो आपको पूछा हुआ भी है कई जगह पे, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत भी होता है। तो ये चीज देखिए क्या है। क्वांटमीकरण मतलब क्वांटिट, टुकड़ा, क्वांटिट मतलब टुकड़ा। अब ये टुकड़ा क्या है? टुकड़ा का सिद्धांत। अब टुकड़ा का सिद्धांत क्या है सो देखिए। अगर मान लीजिए ये कोई A वस्तु है और ये कोई B वस्तु है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो इस पर +1e चार्ज आएगा, 1e चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो 2e चार्ज इस पर आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो 3e, 4 गो होता है तो 4e, 5 गो होता है तो 5e। अगर इस पर प्लस में चार्ज होगा तो इस पर क्या होगा? माइनस में। मतलब कि इस पर चार्ज आएगा तो Q बराबर +NE, इस पर चार्ज आएगा तो Q बराबर -NE। अब ये NE क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 6 10 1000 1 करोड़, ये N क्या है? पूर्णांक है। N क्या है? पूर्णांक है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो अब कहता है कि N पूर्णांक में हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे N का मान 2.5 ये फ्रैक्शन है, N का मान बोले 1.6 गुना 10 का पावर -10 ये फ्रैक्शन है। एक तो ये फ्रैक्शन है ही, माइनस में पावर रहे तो उसको मिला करके भी फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब 5 गुना 10 का पावर -10 रहे तो इसको भी हम फ्रैक्शन ही कहते हैं, ये भी फ्रैक्शन ही है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता है। ये क्या बोले कि अगर ट्रांसफर होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में संभव नहीं है। पहला
तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो देखते हैं बाद में। फिलहाल कहता है कि जब इस पर अगर पूर्णांक में आता है 1 ई 2 ई 10 ई 5 ई, इसका मतलब ये एक तरह से ई का गुणज हो गया। इसका मतलब इसको बोलते ई का गुणज होना, 1 ई 2 ई 3 ई 4 ई 5 ई 6 ई 10 ई, ये इसको बोलते ई का गुणज होना। तो इसका मतलब इस पर या तो प्लस एन ई आएगा या तो इस पर माइनस एन ई आएगा, इसका मतलब ई के गुणज में आएगा। तो किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण कितने के गुणज में होगा, ई के गुणज में होगा। और किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितने के बराबर होगा, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो हम बोले इसको थोड़ा सा और देखते हैं, इलेबोरेट करते हैं। फ्रैक्शन में क्यों संभव नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में क्यों नहीं संभव है, अढ़ाई इलेक्ट्रॉन क्यों संभव नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पढ़ के थक गए, आपको हम बोले कि भाई एक सेब ले लो और उस सेब को तुम 4 भाई है चारों आपस में बांट के ले लो। तो फटाक से एक चाकू लाओगे और 4 भाग में उसको कट करोगे, फटाफट एक एक टुकड़ा मार लोगे। अब जब सोचे कि तुम खा पी के मस्त हो गया है, एक किशमिश का टुकड़ा लाए, बोले कि इसको खा के तुम आपस में बांट लो। तो 4 भाग में अस्थिर से काट करके, हालांकि पहले तो नाराजगी व्यक्त करेगा कि क्या असर कर रहे हैं, सेब था तो ठीक था, किशमिश किसी एक को दे दीजिए। लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो मना नहीं कर सकता है। तो धड़ाक से क्या किया, सावधानी से 4 टुकड़ा में काटा, बेचा जैसे लिया जाते तौर में रह गया। लेकिन कटिंग संभव था तो काट के आप लोग 4 भाग में ले लिए। अब सोचे कि भाई सेब खा लिया, किशमिश खा लिया, दिमाग तेज होगा, अब थोड़ा डिफिकल्ट जॉब देते हैं। एक धुलकन उठाए और दे दिए तुमको, बोले कि इसको अब 4 भाग में टुकड़ा करके ले लो। तो क्या बोलेगा तुम, सर जो खाए हैं लौटाने के लिए हम तैयार हैं, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो चाकू से हम काटेंगे उसके नोक से भी वो छोटा है, कैसे काटेंगे हम। तो आप क्या कहेंगे, सर आपको जो करना है कीजिए, पीटना है पीट लीजिए, हम इसको नहीं काट पाएंगे, क्योंकि संभव ही नहीं था आपसे। अब सोचिए कि जो धुलकन हमारे आंख से दिख रहा है उसको हम काट नहीं पाए, तो सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉन आंख से नहीं दिखता है, खुली आंख से नहीं दिखता है, उस जो जो परमाणु खुली आंख से नहीं दिखता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं दिखता है, उस इलेक्ट्रॉन को खंडन और भी संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको हम 10 को दे दें धुलकन और 4 भाग में बांटने बोल दें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पहले 2 ले लेंगे, तो 4 दूना 8 हो गया। 2 गो जो बचेगा किसी 2 गो को दे दीजिएगा, एक गो, यानी 2 व्यक्ति को मिलेगा 3 और 2 व्यक्ति को मिलेगा 2, तो 3 3 6, 2 8, 2 10। इसका मतलब 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। मतलब 4 भाई जो आपस में बांटा, यानी कि 3 3 2 2, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब है कि जहाँ पे खंडन संभव नहीं है वहाँ पूर्णांक ही संभव है। इसलिए कहा गया कि 2 वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो सकता है वह पूर्णांक में तो हो सकता है, फ्रैक्शन में संभव नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे इससे ये संभव हो रहा है। अब इसी दोनों को कंबाइन करके हम लोग मॉड ऑफ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, एन ई। मतलब किसी वस्तु पर आवेश का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, उसका परिमाण जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा। जहां एन किस में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। एन क्या नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ई कितने के बराबर होगा, तो 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होगा। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। याद कीजिए हमने 3 सिद्धांत आपको बताया था, मतलब आवेश के 3 मौलिक गुण बताए थे। एक तो बताए थे कि आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है, आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो आपको बीजगणितीय योग नियम समझा दिए, क्वांटमीकरण अभी समझा दिए, अब समझा रहे हैं आपको संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लिए हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब कहोगे कि सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये हम कोई सिस्टम लेते हैं, इससे कोई वस्तु बाहर भी नहीं जाएगा, कोई वस्तु अंदर भी नहीं आएगा। वस्तु तो छोड़िए,
यहाँ पर जो बात किया जाता है एनर्जी का और द्रव्यमान का, मतलब कि मास का। मतलब ना तो कोई एनर्जी अंदर आएगा ना कोई एनर्जी बाहर जाएगा, या ना कोई मास अंदर आएगा ना कोई मास बाहर जाएगा। यानी ऐसा सिस्टम हम बनाए कि ये सब ना तो कोई बाहर जाएगा ना तो कोई अंदर आएगा, खाली माना जाता है बस, और कोई बात नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या किए, एक आइसोलेटेड सिस्टम आपका ले लिए, ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, जस्ट मिनट, चलिए देखिए। अब यहाँ पे कहता है कि ये अगर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करते हैं कि दो वस्तु, सॉरी यहाँ पे एक गायब हो गया है, यहाँ पे एक वस्तु ए ले लेते हैं, एक वस्तु ए लिए एक वस्तु बी लिए और ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर लिए। मतलब ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा। तो इस पर 20 कूलम का चार्ज लिए, इस पर 40 कूलम का चार्ज लिए, प्लस में है ये माइनस में है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पर कितना चार्ज आएगा, तो क्यू नेट उसको बोलते हैं। तो कितना आएगा, तो -20 प्लस 40, तो -20 प्लस 40, ये घटा करके कितना होगा 20 कूलम, यानी क्यू नेट का मान कितना आया 20 कूलम। ये इस आइसोलेटेड सिस्टम पर अभी है। कुछ देर में क्या किए हम, इसको चालक तार से जोड़ दिए। तो चालक तार से जोड़ दिए, अब क्या हुआ कि आवेश इधर उधर चला गया और जाने के बाद कितना कितना चार्ज बचा एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो कहा कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग लेते हैं। तो अगर दोनों पे चार्ज निकालना होगा तो Q1 प्लस Q2 बटे क्या कर देना 2, इस पे भी निकालोगे तो Q1 प्लस Q2 बटे क्या हो जाएगा 2। तो अब Q1 के जगह पर मतलब पहले जो इस पर लिए थे तो -20 लिए, इस पर पहले से क्या लिए 40, तो 40 लिए। अब -20 प्लस 40 बटे 2, तो घट करके कितना हो जाएगा +20 बटे 2, घट के क्या हो जाएगा 10। यहाँ 10 कूलम, इसको भी सोल्व करोगे तो क्या आएगा 10 कूलम। अब कहता है कि इस पर 10 कूलम है, इस पर 10 कूलम है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा प्लस में। अब इसका मतलब इस आइसोलेटेड सिस्टम पर अभी भी कितना है 20 कूलम। इसका मतलब जोड़ने से पहले भी 20 कूलम था और जोड़ने के बाद भी 20 कूलम है। इसका मतलब ना कोई चीज बाहर गया है ना कोई चीज अंदर आया है। तो इस परिस्थिति में इस आइसोलेटेड सिस्टम पर आवेश का कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। बस फर्क क्या हुआ कि ए से बी में गया होगा या बी से ए में आया होगा, ट्रांसफर हुआ होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। इसी को कहा जाता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश संरक्षित होता है, मतलब पहले जितना होता है बाद में भी उतना ही होता है। आवेश संरक्षित होता है, अर्थात उसका ना तो आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसे केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में ट्रांसफर किया जा सकता है और इसी को हम बोलते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। वही बात यहाँ पे है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसे केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 20 कूलम ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब जितना पहले लिए थे उतना ही बाद में भी होगा। इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। ये विश्वास बैच का एपिसोड नंबर 1 है, तो जुड़े रहिए BTS की टीम से। आपको मिलता रहेगा बेस्ट कंटेंट। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़िए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय BTS। और इसको शेयर कीजिए जबरदस्त तरीके से ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके, हमारी ऊर्जा को और ऊर्जावान कर सके। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।